दोस्तों, जब पूरा अमेरिका तबाही की कगार पर हो, 6 फेडरल एजेंट एक ही कमरे में बंद हों और उन्हें पता चले कि हमलावर उन्हीं में से एक है, तो फिर किस पर भरोसा करोगे? ये सवाल है आज की फिल्म का सेफ हाउस। साल 2025 अमेरिका। 9/11 के बाद से गवर्नर ने एक इमरजेंसी कोड सिस्टम बनाया था, विस्की माइक डेल्टा, यानी किसी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से जुड़े खतरे पर सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया जाता है। हमारी कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस में। वाइस प्रेसिडेंट यहां एक हाई प्रोफाइल फंड रेजर अटेंड करने आए हुए हैं। ग्रीन इकोनॉमी और हॉलीवुड का तालमेल। उनकी काफिला सिटी हॉल के पास पहुंचती है और अचानक जोरदार धमाका। लीड व्हीकल हवा में उड़ जाती है। ये कोई साधारण अटैक नहीं है। दहशतगर्दों ने केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया है, जिससे पूरे एलए में हाहाकार मच जाता है। शहर को क्वारंटाइन जोन घोषित कर दिया जाता है। मार्शल लॉ लागू हो जाता है। इस खूनी हमले में कई सीक्रेट सर्विस एजेंट्स मारे जाते हैं। बचने वालों में है चोई, जो एक अंडरकवर एजेंट है, रीस और ओवेंस, जो सीक्रेट सर्विस में साथ काम करते हैं। हमले के बाद चोई अपने सीनियर मार्शल को फोन करता है। मार्शल उसे बताता है, तुम्हारे पास अब न्यूक्लियर फुटबॉल है, इसे किसी भी हालत में सुरक्षित रखना। न्यूक्लियर फुटबॉल, ये वो ब्रीफ केस होता है जो अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ हर जगह जाता है, जिसमें परमाणु हमले को ऑथराइज करने के कोड होते हैं। फिल्म में से एक छोटे पोर्टेबल डिवाइस के रूप में दिखाया गया है, एक पोर्टेबल स्पीकर से भी छोटा। मार्शल के आदेश पर चोई एलए के एक सीक्रेट सेफ हाउस की ओर बढ़ता है। ये कोई फोर्ट नॉक्स नहीं है, ये एक साधारण दिखने वाला अपार्टमेंट है। ऊंची बिल्डिंग में, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लेकिन अंदर से हाई सिक्योरिटी। यहां उसकी मुलाकात होती है एंडरसन से, जो इस सेफ हाउस का हाउसकीपर है। एक सीधा साधा साधारण सा इंसान जो कॉफी बनाता है और केयर टेकर का काम करता है, या कम से कम ऐसा तो लगता है। धीरे धीरे सभी एजेंट्स यहां इकट्ठा हो जाते हैं। चोई सीक्रेट सर्विस एजेंट, उसके पास न्यूक्लियर फुटबॉल है। ओवेंस डीओडी स्पेशल प्रोजेक्ट्स में काम करती है, उसके पास एक सीक्रेट डिवाइस है। रीस सीक्रेट सर्विस एजेंट, ओवेंस का साथी और बाद में पता चलता है लवर भी। सोरेलो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से, हर चीज पर शक करने वाला, हमेशा घबराया रहने वाला। हॉल्टन, कुछ सोर्स में नाम अलग है, वेटरन सीआईए एजेंट, जो बाद में आता है और तुरंत ही सोरेलो को गन पॉइंट पर रखता है। एंडरसन हाउसकीपर। और फिर जैसे ही सब लोग अंदर आते हैं, बाहर की कनेक्टिविटी कट जाती है। ना मोबाइल, ना रेडियो, ना इंटरनेट। और सबसे डरावनी बात, हमले की ट्रिगर सिग्नल इसी बिल्डिंग से भेजी गई थी। मतलब साफ है, गद्दार इन 4 दीवारों के अंदर ही है। फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। हर कोई हर किसी पर शक करता है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर का स्टैंडर्ड बॉटल एपिसोड फॉर्मेट है। सिर्फ एक लोकेशन, 6 लोग और बढ़ता हुआ तनाव। चोई सबसे ज्यादा प्रेशर में है। उसके पास न्यूक्लियर फुटबॉल है, लेकिन वो बता नहीं सकता। मार्शल ने उसे साफ कह दिया है, किसी को नहीं बताना। ओवेंस के पास भी एक डिवाइस है और वो भी किसी को नहीं बता सकती। बाद में पता चलेगा कि ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ओवेंस ने एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया है जो सिर्फ उसकी आंखों के स्कैन, आइरिस स्कैन से खुलता है, और एक बार खुलने पर यह न्यूक्लियर फुटबॉल के कोड जनरेट कर सकता है। रीस और ओवेंस सिर्फ कोवर्कर नहीं है, वो लवर्स हैं। फिल्म धीरे धीरे ये रिवील करती है। रीस पहले ही हमले में घायल हो चुका है और ओवेंस उसे बचाने की कोशिश में है। सोरेलो सबसे पैरानॉइड, वो हर सेकंड चिल्लाता रहता है कि कोई हमारे अंदर है, इतना ज्यादा कि उसके ऊपर से लोगों को शक होने लगता है। हॉल्टन, जब वो आता है तो सोरेलो को गन पॉइंट पर रखता है। तुरंत ही 2 गुट बन जाते हैं, एक चोई रीस ओवेंस का और दूसरा सोरेलो हॉल्टन ओवेंस का। फिल्म में एक सीन है जहां ओवेंस और रीस के बीच इमोशनल करीबी आती है। इसे बस इतना समझिए, एक रोमांटिक मोमेंट है जो स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए है। YouTube पॉलिसीज के तहत मैं ये साफ कर दूं कि फिल्म में कोई ग्राफिक इंटीमेट सीन नहीं है। बस इतना काफी है कि ये दोनों लोग एक दूसरे के करीब हैं और दर्शकों को एहसास होता है कि इनके बीच कनेक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी वक्त जब अंदर कहासुनी चरम पर होती है, बाहर से धमाका होता है। बिल्डिंग का पूरा शीशे का बड़ा सा विंडो टूट जाता है और फिर रशियन मर्सनरी अंदर घुस आते हैं। अब असली एक्शन शुरू होता है। यहां पर लुई स्टैन असली स्टार हैं। उन्होंने मॉर्टल कॉम्बैट और डेडपूल 2 जैसी फिल्मों में एक्शन किया है और यहां वो अपना मार्शल आर्ट्स दिखाते हैं। हालांकि कुछ जगह एडिटिंग थोड़ी तेज है और कट्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, जिससे थोड़ा दिमाग चकरा सकता है। एंडरसन अपना बंदूक लेता है और हॉल्टन को बचाता है। रीस ओवेंस को बचाता है।
एक फाइट के दौरान चोई एक मर्सनरी को खिड़की से बाहर फेंक देता है और यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। मर्सनरी जैसे ही जमीन पर गिरता है वो ब्लास्ट हो जाता है। ये पता चलता है कि सभी आतंकी अपने शरीर पर इम्पैक्ट ट्रिगर्ड बॉम्ब लगाकर आए हैं, यानी जोर से जमीन पर या दीवार पर पटकने पर वो फट जाते हैं। इसलिए एक मर्सनरी बचता है। उसके बॉम्ब को गोली लग चुकी थी और वो काम नहीं कर रहा था। इस अटैक में रीस को गोली लग जाती है, गर्दन पर लगी गोली, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ओवेंस उसके शव के पास टूट जाती है। ये फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट है, लेकिन अफसोस फिल्म में पहले से इस रिश्ते को इतनी गहराई से दिखाया ही नहीं गया है जिससे कीमिया महसूस नहीं होता। बचे हुए आतंकी से पूछताछ शुरू होती है। ओवेंस उस पर चिल्लाती है। वो बताता है कि उनका मिशन उस सीक्रेट डिवाइस को चुराना था। और यहां एक मौका आता है जब ओवेंस उससे राज छीनने वाली होती है, लेकिन एंडरसन आकर बीच में बोलता है, इसे मरने मत दो, हमें इससे बात करनी है। और उसी पल मौका पाकर आतंकी साइनाइड निगल लेता है और मर जाता है। हॉल्टन तुरंत एंडरसन पर शक करता है, तूने इसकी मदद की, तू ही गद्दार है। एंडरसन को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन एंडरसन एक स्मार्ट इंसान है। वो ओवेंस को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैंने भी आर्मी में लोग खोए हैं, मैं समझ सकता हूं तुम क्या महसूस कर रही हो। ओवेंस बस एक बार रुकती है, लेकिन उसे छोड़ती नहीं। इस बीच ओवेंस कंट्रोल रूम में बैकअप बैटरी से पावर चालू करती है और वो सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज चेक करने लगती है। लेकिन उससे पहले ही एक दूसरा धमाका होता है। इस बार आतंकी एक और दीवार तोड़कर अंदर घुस आते हैं। गोलीबारी होती है। इस बार चोई और हॉल्टन बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। सोरेलो, जो पहले चोई पर शक कर रहा था, उसी जख्मी अवस्था में एंडरसन को देखता है। एंडरसन कहता है, तू मुझे खोल दे, तभी मैं तेरी मदद कर सकता हूं। नासमझी में सोरेलो उसे खोल देता है और फिर एंडरसन तुरंत अपना असली रूप दिखाता है। वो सोरेलो का गला काट देता है। ठीक उसी वक्त ओवेन सिक्योरिटी फुटेज देखती है। सुबह के वीडियो में असली कैटेकर मरा हुआ है और एंडरसन उसका किरदार निभा रहा है। असली एंडरसन का असली नाम एलाइजा है। वो एक स्लीपर एजेंट है जो पिछले 15 सालों से इस सेफ हाउस में छिपा हुआ था, मौके का इंतजार कर रहा था। एलाइजा की स्टोरी थोड़ा गहरा मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक पैसों का लालची खलनायक नहीं है, ये एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट है। एलाइजा का मानना है कि अमेरिका अपने ही लोगों को भूल गया है, बाहर के लोगों के लिए बहुत सोचता है, अपनों के लिए कुछ नहीं। वो चाहता है देश को रीसेट करो, बस एक न्यूक्लियर धमाका और सब कुछ दोबारा शुरू होगा। वो चोई से फुटबॉल छीन लेता है और चोई को मार देता है, एक चाकू से सीने पर वार। हॉल्टन बुरी तरह जख्मी है। वो बोलता है, ये देश इस लायक नहीं है। एलाइजा बोलता है, देश नहीं, बल्कि जो लोग इसे चला रहे हैं वो इस लायक नहीं है। अब एलाइजा ओवेंस को मजबूर करता है, अपनी आंखें खोल, डिवाइस एक्टिवेट कर। ओवेंस को पता है कि ऐसा करना मतलब वॉशिंगटन डीसी तबाह करना है, लेकिन एलाइजा के पास बंदूक है और वो जबरदस्ती उसकी पलकें खुलवाने की कोशिश करता है। एलाइजा ओवेंस को उसके एक आदमी के हवाले करता है, इसे ऊपर ले जाकर खत्म करो। वो ओवेंस को वहीं ले जाता है जहां रीस का शव पड़ा है। दुख के साथ साथ अब गुस्सा भी है। ओवेंस एक किक मारती है उस आदमी को और फिर रीस की जैकेट से बंदूक निकालती है। एक ही गोली में दुश्मन ढेर। फिर वो उस लाश को नीचे फेंक देती है। याद रखिए, आतंकियों के पास इम्पैक्ट बॉम्ब थे। लाश जैसे ही जमीन से टकराती है, एक धमाका होता है और ध्यान भटकता है। इस ध्यान भटकाव का फायदा उठाकर ओवेंस एलाइजा को गोली मार देती है। फिर वो भागकर डिवाइस के पास जाती है। टाइमर पर सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। वो आखिरी सेकंड में डिवाइस को डिसेबल कर देती है। वॉशिंगटन डीसी बच जाता है। लेकिन फिल्म अभी खत्म नहीं हुई। ओवेंस ने सिक्योरिटी कैमरों में कुछ देखा था। जिस दिन हमला हुआ उस दिन सुबह मार्शल यानी चोई के बॉस को एक शेडी आदमी से बात करते देखा। यही मार्शल असली मास्टरमाइंड है। जब एलाइजा को पता चलता है कि उसका ऑपरेशन फेल हो गया है तो वो वहां आता है। ओवेंस उसके पीछा करती है, लेकिन तभी मार्शल अपने रिमोट से पूरी इमारत का एक हिस्सा ब्लास्ट कर देता है, सबूत तबाह करने के लिए। वो धुएं में गायब हो जाता है। फिल्म के अंत में पता चलता है मार्शल एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कॉपर हेड्स का हिस्सा है। ये सिस्टम के भीतर छिपे हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका गृह युद्ध में चला जाए। अब ओवेंस अकेली है, उसके पास सच्चाई है और वो मार्शल के पीछे भागती है। पर्दा गिरता है और हिंट मिलता है सीक्वल आने वाला है। तो दोस्तों, सेफ हाउस 2025 की ये कहानी हमें बताती है, कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी ही छाया में छिपा होता है। वही जो आपको कॉफी परोसता है, वही जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन एक बात और, फिल्म खत्म हुई पर असली विलेन अब भी आजाद है और सवाल ये है कि ओवेंस अकेले कैसे मार्शल को पकड़ पाएगी। कॉपरहेड्स कौन है और क्यों कोई नहीं आया उन सेफ हाउस एजेंट्स को बचाने?
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप इस फिल्म को देखोगे। धन्यवाद।